बच्चों, कैसे आप सब खैरियत से? उम्मीद है आप लोगों का जो पार्ट 2 का सफ़र है वो इंशाल्लाह पार्ट 1 से भी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, जैसा कि आपको पार्ट 1 में भी कहा गया था कि डेली बेस पे अपने सबक को ज़रूर याद कीजिए। इसी तरह से अब जैसा कि हालात में चल रहे हैं और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं, तो बेटा आप लोगों को एक ही बात है कि डेली का काम डेली बेसिस पे कीजिए। हम लोग इंशाल्लाह अपने पार्ट 2 का इब्तिदा करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसमें बहुत बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। आप सबसे पहले अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए और रोज़ का काम रोज़ कीजिए। जैसा कि हम लोग आज अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 का, और इसके हवाले से थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि टोटल चैप्टर्स इसमें बेटा आप लोगों के 7 टोटल जो है वो 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें 7 जो है वो आप लोगों के डेटाबेस के हैं, ठीक है, और 7 आपके सी प्रोग्रामिंग के हैं। तो अब भी आप लोगों का जितना काम था वो थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि हम आपके साथ पार्ट 1 में भी डिस्कस करती आई थी मैं बार बार कि पार्ट 1 में जो सिलेबस है वो जनरल बेसिक्स के ऊपर है, बेसिक टर्म्स के ऊपर है, जबकि पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ हमने 2 चीज़ों को बार बार डिस्कस करना है। एक डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की क्या क्या टर्म्स हैं, डेटाबेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसकी जितनी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, और सेकंड हम लोगों ने सी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है जो कि प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनकी बेसिक्स क्या हैं और उनकी कितनी टाइप्स पाई जाती हैं। तो ये हमारे जो पार्ट 2 का सिलेबस है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर डिवाइड है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस भी किया पार्ट 1 को पढ़ाते हुए। तो पहला हमारा जो पोर्शन है वो डेटाबेस के ऊपर है, सेकंड पोर्शन जो है वो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर है, जिसमें आज हम जो स्टार्ट अपना ले रहे हैं वो इंशाल्लाह चैप्टर 1 से ले रहे हैं, वो है हमारा डाटा बेसिक्स है। साथ ही साथ जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस करते आए थे कि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें डिस्कस कर लेते थे कि कौन सा क्वेश्चन जो है हमने किस तरह से स्टडी करना है, लॉन्ग में लेके चलना है या शॉर्ट में लेके चलना है, या जनरल नॉलेज के तौर पर हम कैसे लेके चल सकते हैं। इसी तरीके से आज का जो चैप्टर है हमारा है वो डाटा बेसिक्स है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, आप लोगों ने इसके हवाले से जो है बुक लिस्ट आपको सेंड कर दी गई हुई है, बता दी गई हुई है, अपनी बुक्स लेनी है, डेली बेस पे उसको याद करना है और साथ साथ लेके चलना है। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले डाटा बेसिक्स में, डाटा बेसिक्स से ही पता चल रहा है कि बेसिक्स क्या है उसकी। तो बेसिक्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो आता है बेसिक का वो है डाटा। डाटा क्या है? तो डाटा आप लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने पहले जो सबसे पहले चैप्टर्स थे उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना एक टॉपिक जो बताया गया था आपको। मैंने बताया था कि हम लोग कंप्यूटर को पहले क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट के ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलती है, साथ साथ आप लोग रिकॉल कीजिए अपना सारा ये, फिर उसके बाद हम आउटपुट को क्या करते हैं, स्टोरेज। तो ये आपको भी याद हो, हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी किस्म की कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है, उसे हम स्टोर करते हैं। अब इनपुट में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि इनपुट क्या होती है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। याद आया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी ये क्या होता है, हमारे पास डाटा होता है जो कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है और हमारे पास यूजफुल फॉर्म में नहीं होता। जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस की थी, जैसा कि हम लोगों ने घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए मटेरियल सारा इकट्ठा करना पड़ता है, हमें रेत लेनी पड़ती है, हमें बजरी लेनी पड़ती है, हमें ईंटें लेनी पड़ती हैं, फिर जाके उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और हम लोग क्या करते हैं, अपनी लेबर लेके आते हैं। वो लेबर क्या करती है, उसके ऊपर प्रॉपर अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है और फिर जाके मटेरियल मिक्सअप होता है, दीवारें बनती हैं, छत डलती हैं, फिर जाके बिल्डिंग बनती है ना। तो ये हमारे पास क्या था, इनपुट में हमारे पास डाटा था और डाटा क्या था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और हमारे पास इसी तरीके से डाटा बेसिक्स में जो बेसिक इनिशियल्स निकलती हैं वो क्या होती हैं, वो डाटा होती हैं जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, जिसको हम यूजफुल फॉर्म नहीं कह सकते। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग अपना प्रोसेस सारा अप्लाई करते हैं, फिर जाके हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। अभी चूंकि बात कर रहे हैं डाटा पे, तो डाटा हमारे पास, डाटा की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी आप किसी भी चीज की अगर डाटा बनाने जा रहे हैं, डाटा बेस बनाने जा रहे हैं, डाटा बेस क्या है हम वो भी
इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं कि जिसके हमें क्यों जरूरत है डाटा की। तो डाटा क्या है, हमारे पास किसी भी चीज के बारे में सारी की सारी उसकी कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन जो भी हम उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं वो सारे का सारा डाटा आ जाता है। अब अगर देखा जाए तो डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो डाटा की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही कि डाटा बेसिक्स क्यों होती है, हम क्यों किसी का डाटाबेस कलेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आपके कॉलेज की, आप क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो एक कॉलेज के लिए आपके डाटा बेसिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे सपोज हम लोग आपका एडमिशन करते हैं, तो एडमिशन करने के दौरान हम आपसे एक एडमिशन फॉर्म फिल करवाते हैं। उस एडमिशन फॉर्म के अंदर अगर देखा जाए तो एक किस्म का डाटा नहीं होता, उसमें आपकी जनरल इंफॉर्मेशन भी आ रही होती हैं, उसमें आपकी फी के बारे में भी सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। उसके बाद इसमें आपके जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, जैसे आप मैट्रिक क्लियर करके आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद इसमें आपकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी आपके फादर क्या करते हैं, इनकम सोर्स क्या है, फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसमें पाई जाती है एडमिशन फॉर्म के अंदर। अब उस कॉलेज के लिए वो जो आपका फॉर्म है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि अगर आप अभी पार्ट 2 में हैं तो जाहिर सी बात है आपसे पहले भी बच्चे पार्ट 2 में होंगे, उससे पहले भी पार्ट 2 में बच्चे होंगे, उससे पहले भी एक सेशन होगा। तो कॉलेज के पास तकरीबन अगर हम फर्ज करें कि 15 साल का रिकॉर्ड निकालना हो और बताना हो कि कॉलेज ने 15 साल में किस एवरेज से अपना काम अच्छे तरीके से किया है, या क्या ऐसे फीडबैक हैं या क्या ऐसे प्लस फीचर्स हैं जिसको कॉलेज ने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है, तो कॉलेज क्या करता है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड निकालता है, डाटा निकालता है, निकालने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करता है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको आसानी से दे देता है। तो ये डाटा बेसिक्स हैं जो किसी भी इदारे के लिए या किसी भी काम के हवाले से, किसी भी फील्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यही वजह है कि हम लोग उसमें जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है डाटा। क्लियर? तो ये आपको बताने का पर्पस था कि डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे के लिए जिसके लिए हम डाटा बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप जाते हैं उस पे, आप लोगों को याद हो तो बारकोड रीडर के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम चीजें पकड़ते जाते हैं, लेते जाते हैं, वो सिंपल कंप्यूटर में वो बारकोड से उसको स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद रिजल्ट कंपाइल करके आपको बता देता है भाई आपका इतना बिल है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था ना कि लास्ट में वो क्या करते हैं, एंड पे देखते हैं कि हमारे पास कितनी आइटम्स मौजूद थी अपने स्टोर के अंदर और आप कितनी पीछे रह गए, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए दोबारा से उसके काउंटर में उतनी प्रोडक्ट्स जो वो ऐड कर सकें। तो ये देखें कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए वो कितना जरूरी है उसका डाटाबेस जो सारे दिन का उसने कलेक्ट किया होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डाटाबेस, और इसकी एग्जांपल आपको बता दी मैंने आपको। इसके साथ साथ इसका बहुत ज्यादा जो बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि डेटाबेस की मदद से, इस डाटा की मदद से हम लोग आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि कॉलेज ने 15 साल में क्या क्या प्लस फीचर्स दिए हैं, क्या क्या कहाँ पे उसने बेनिफिट्स दिए हैं, कि अगर कॉलेज पहले से इंटरमीडिएट करवा रहा था तो इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स क्या आ रहे थे, उसके बाद अगर उसने ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया तो ग्रेजुएशन में कौन कौन से क्लासेस को स्टार्ट किया और कब कितनी एवरेज के साथ स्टार्ट किया। तो ये डाटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो आता है आप लोगों का इंफॉर्मेशन। तो सेकंड, पहले हमारा हो गया डाटा, डाटा के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्या है, इंफॉर्मेशन। तो जैसे अभी हम लोगों ने सारी डिटेल डिस्कस की, उसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, हमारे पास ये यूजफुल फॉर्म होती है और हम इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है कि आउटपुट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल फॉर्म में होती है, हम इसको रिजल्ट्स ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर फर्स्ट करें अभी आपकी क्लास की ही बात हो रही है तो आपकी क्लास में हम लोग मंथली टेस्ट लेते हैं, पता है ना आप लोगों को सिस्टम का। तो उस सिस्टम में हम क्या करते हैं, आपके वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट के बाद मंथली टेस्ट लेते हैं और मंथली टेस्ट में बताते हैं कि एक बच्चे ने कितना इंप्रूव किया है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट हम लोग सारा कलेक्ट करते हैं वो सारे के सारे डेटा में आ रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर प्रोसेस करके दोनों की एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकाल के हम इसमें ले आते हैं इंफॉर्मेशन में, कैलकुलेशंस लगाते हैं, कैलकुलेशंस लगा के हम उसको इंफॉर्मेशन फॉर्म में ले आते हैं। दो कॉलम्स हमारे पास आ जाते हैं। उन दो कॉलम्स का क्या फायदा होता है कि हम देखते हैं कि मंथली में उसने वीकली में ये प्रोग्रेस की थी, मंथली जो पेपर्स हुए उसमें उसने ये प्रोग्रेस की है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एक बच्चे की जो एवरेज रिपोर्ट थी वो क्या थी।
तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। और इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है, जो सेंसस डिपार्टमेंट के हवाले से दी गई है कि सेंसस डिपार्टमेंट कौन सा है, मर्दमशुमारी, जिसमें सारे का सारा डाटा जो है घरों में जाकर कलेक्ट किया जाता है और उस डाटा को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट अपने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। जैसे कि अगर किसी आबादी में या किसी एक एरिया के अंदर अगर बहुत ज्यादा बीमारी पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट देखी जाती है, क्योंकि वहां पे तो हॉस्पिटल्स कम होते हैं, तो गवर्नमेंट फौरन डिसीजन लेती है कि भाई वहां पे फौरी तौर पर हॉस्पिटल्स तामीर करवाए जाए। इसी तरीके से अगर किसी एरिया में शरह-ए-ख्वानगी यानी आपका जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम पाए जाते हैं, तो उसका रीजन देखा जाता है। तो उसका रीजन पता चलता है कि वहां पे तो स्कूल ही बहुत ही ज्यादा कम है, तो गवर्नमेंट फौरन डिसीजन लेती है उस डाटा को देखते हुए कि भाई आप फौरी वहां पे स्कूल सबमिट करवाए जाए। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कहां पे निकलती है, इंफॉर्मेशन में। तो ये दो बेसिक आपके पास जो हमारे पास डाटा बेसिक्स के बेसिक्स थी, डाटा और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इन्हीं दो के अकॉर्डिंग सारा काम करते रहना है। पहले डाटा लेना है, डाटा के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है और फिर हमें क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये दोनों आपका शॉर्ट के अंदर आते हैं, बेसिक्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बगैर डाटा बेसिक्स में काम नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास इनपुट एज अ रॉ फैक्ट्स के तौर पर नहीं मिलेगी, हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते और प्रोसेसिंग के बाद आगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अब हम चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है और डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या थी, इनपुट से क्या होती है, हमें प्रोसेसिंग मिलती है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट। तो उसकी एग्जांपल क्या थी, जैसे इनपुट हमने क्या लिया 2 और 2 में हम लोगों ने प्रोसेसिंग में उसको इंस्ट्रक्शंस बता दिए, वो क्या करें, प्लस करें, तो आउटपुट हमें क्या मिल गया 4। तो इनपुट से आउटपुट तक का जो प्रोसीजर है वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। याद आया आपको डाटा प्रोसेसिंग साइकिल हमने पढ़ा था। अब आ जाता है कि डाटा प्रोसेसिंग में हम लोग एक्टिविटीज कौन कौन सी करते हैं। तो उन एक्टिविटीज के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में आ जाती है हमारे सबसे पहले कि फिर दोबारा से वही बात कि डाटा प्रोसेसिंग के डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज क्या है। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ये आपकी सबसे टॉप पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैनिपुलेशन होती है अमल करना, प्रोसेसिंग करना, किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। ताकि क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम अपना रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मकसद है, जो हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उस तक आसानी से पहुंच सके। तो वो मैनिपुलेशन जो है डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर या डाटा के ऊपर हम जो करते हैं, उसमें हम सिंपल ये भी कह सकते हैं ऑपरेशंस अप्लाई करना, ठीक है, या डाटा को कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो भी हमारी क्या कहलाती है, डाटा प्रोसेसिंग। जैसे भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, वो हमारे पास है 3 डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है, जो कि हमारे पास है कितनी, 3 एक्टिविटीज है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डाटा कैप्चरिंग, सेकंड हमारे पास आ जाती है डाटा मैनिपुलेशन, थर्ड हमारे पास आ जाती है मैनेजिंग आउटपुट। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी वन बाय वन करके जो वो डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि डाटा प्रोसेसिंग क्या थी, मैनिपुलेशन है डाटा प्रोसेसिंग की, जिसके ऊपर हम डिफरेंट एक्टिविटीज अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है या यूजफुल इंफॉर्मेशन है हम उस तक पहुंच सकें। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास कि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर से मुराद, आपको याद है हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े थे, तो उनका पर्पस क्या था कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, इंस्ट्रक्शन सेट की जाती हैं, उसके मुताबिक वो काम करता है। जैसे हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ा था, अगर हम एक्सेल को यूज करते हैं तो एक्सेल में हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, वर्ड में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो क्या वर्ड में फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं, नहीं लगते।
क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे की जाती है कि उसमें हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, फार्मूलाज नहीं लगा सकते। और एक्सेल की जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि उसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिक उसका पर्पस होता है टेबुलर फॉर्म के अंदर, हम रोज और कॉलम के फॉर्मेट के अंदर उसमें काम करते हैं। तो हर प्रोग्राम में उसकी यूसेज के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस, उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, तो तब जाकर हम उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होती हैं जिसको स्पेशली उसके लिए डिजाइन किया गया है, उसमें उस तरह से इंस्ट्रक्शंस रखी गई हैं, तब जाकर हम उसमें अपना डेटाबेस का काम कंपाइल करते हैं और अपना डेटाबेस कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं हम उसमें एक्टिविटीज में। सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर हमें किसी भी चीज का डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हमें किसी चीज का डेटाबेस बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, और वो क्या है, डेटा कैप्चरिंग। तो डेटा कैप्चरिंग क्या है हमारे पास, कलेक्शन या कलेक्टिंग ऑफ डाटा, कलेक्टिंग डाटा। अगर हम किसी चीज के बारे में डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, उसका डाटा कलेक्ट करने पड़ेगा, और डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें मल्टीपल सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करने पड़ते हैं उस डाटा का, उस फैक्ट्स का जिसके मुतालिक हम लोग अपना सारा डाटा कंपाइल करने जा रहे हैं, कलेक्ट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें इस डाटा को क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप में कंप्यूटर को देना पड़ता है। डाटा कलेक्ट किया, फिर हम कह सकते हैं कि हमने उसको एज अ इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया। इनपुट क्या है कि हमें लाजमी कंप्यूटर को देना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग से पहले उसको ले और फिर जाके अपना नेक्स्ट स्टेप इस्तेमाल कर सके। फिर हम कह सकते हैं कि जो हमने डाटा कैप्चर किया है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा वो डाटा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारा जो डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हमने इनपुट की फर्स्ट चैप्टर में इनपुट की टाइप्स पढ़ी थी ना, कि सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म भी हो सकता है और वीडियो फॉर्म भी हो सकता है। तो ये आ जाता है कि हमने डाटा कैप्चरिंग में सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना होता है, वो डाटा एज अ इनपुट के तौर पर हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग से पहले, और वो डाटा किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, और नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसको कंप्यूटर को देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने डिटेल काफी पढ़ी हुई है कि जिसमें हमारे पास जो है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हैं, डायरेक्ट डिवाइसेस भी हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस भी हैं। तो उसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जैसे वो पढ़ा था, टच पैड पढ़ा था, देन बेटा वो पढ़ा था हम लोगों ने जॉयस्टिक्स पढ़ी थी। तो इनपुट डिवाइसेस हमने काफी डिफरेंट पढ़ी थी ना पॉइंटिंग डिवाइसेस के हवाले से। तो पर्पस क्या है कि सबसे पहली जो एक्टिविटी है डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी में वो क्या है कि हमने डाटा को कैप्चर करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा को जब कलेक्ट कर लिए हैं तो फिर उसे हमें कंप्यूटर को एज अ इनपुट देना पड़ता है, और वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और उसको देने के लिए हम कंप्यूटर की इनपुट कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, जो क्या था कि डाटा को हम लोगों ने कैप्चर किया, कलेक्ट कर लिया डिफरेंट सोर्सेज से, और फिर हम लोगों ने उसको जो है वो अपनी कंप्यूटर के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में एंटर कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने पॉइंट के अंदर, जो हमारा है सेकंड पॉइंट, कि जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है, डाटा को जमा कर लिया है, अब हमें उसके ऊपर क्या करना है, डाटा को मैनिपुलेट करना है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। वो प्रोसेसिंग हमारे पास जो होती है वो 4 स्टेप्स में होती है फर्दर आगे से। अब हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि उसको क्लियर कर सकें, थोड़ा सा उसके लिए स्पेस मिल जाए। तो डाटा मैनिपुलेशन में अगर देखा जाए तो डाटा मैनिपुलेशन में हमारे पास आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डाटा की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है। फिर हम लोग इसको करते हैं कैलकुलेशन, देन हम करते हैं सॉर्टिंग, और फोर्थ हमारा पॉइंट होता है समराइजिंग, ठीक है। पहले हमने डाटा को कैप्चर किया, डाटा को जब कैप्चर कर लिया तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन का, जिसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीकाकार जिसकी मदद से हम क्या करते हैं,
हैं अपने डाटा कैप्चरिंग के ऊपर, ताकि अपने डाटा को बेहतर तरीके से रख सकें, दिखा सकें और फिर उसके ऊपर अमल प्रॉपर कर सकें। जैसे उसके एग्जांपल यूं भी आप ले सकते हैं कि सपोज सेंसस डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग देखते हैं ना, सेंसस हम लोगों ने एग्जांपल जो कि बार-बार उसकी ले रहे हैं इंफॉर्मेशन में, तो आप लोगों ने देखा कि सेंसस में हम लोग बच्चों का डाटा भी कलेक्ट करते हैं, हम लोग उसमें यंगस्टर्स का डाटा भी कलेक्ट करते हैं, एल्डर्स का डाटा भी कलेक्ट करते हैं, फिर इसी तरीके से उसमें जो बेरोजगार होते हैं उनका डाटा भी कलेक्ट करते हैं, जो बारोजगार होते हैं उनका डाटा भी कलेक्ट करते हैं। तो आप अगर देखें जब हम डाटा को कैप्चर करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, जो हमारी बेसिक पहली वाली है डाटा कैप्चरिंग में, तो उसमें जब हम डाटा सारा कलेक्ट करते हैं वो सब मिक्सअप होता है। अब अगर हम लोगों को निकालना हो कि हमारे मुल्क में, या सपोज एक एरिया बता देते हैं भाई जो समड़िया का इलाका है वहां से जो सेंसस के दौरान डाटा कलेक्ट हुआ है, बताएंगे उसमें कितने लोग जो है बेरोजगार, तो हम क्या करेंगे उस सारे डाटा को पहले क्या करेंगे, डाटा की मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन से मुराद सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में। क्लासिफिकेशन में क्या किया जाएगा, डाटा को डिवाइड किया जाएगा इनटू डिफरेंट क्लासेस आर ग्रुप्स। तो ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, ग्रो बंदी करना, आम लफ्जों में सिंपल वर्डिंग में इसको कहते हैं दर्जा बंदी करना या ग्रो बंदी करना। तो हम अपना जो डाटा हमने सारा एज अ इनपुट के तौर पर कैप्चर किया है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, या ग्रुप्स, इसमें डिवाइड करेंगे। अब इस डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, इस डिवीजन के बाद हमने इसके ऊपर डिफरेंट कोड्स अप्लाई करने होते हैं। कोड्स से मुराद यानी डिफरेंट उसको असाइन करते हैं। जैसे हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी बताया कि अगर हम आपकी क्लास में बात करें तो हम आपकी क्लास में जब रिजल्ट्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाई अचीवर्स, ठीक है, फिर हम कहते हैं भाई एवरेज स्टूडेंट, हाई अचीवर स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स या जीरो स्टूडेंट्स। तो क्या कर देते हैं, आपकी पूरी क्लास होती है, आईसीएस होती है, लेकिन अपनी बेहतर रिजल्ट इंप्रूवमेंट के लिए या आपकी क्लास को बेहतर समझने के लिए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम नाम दे देते हैं भाई 90%, नाम दे देते हैं 70%, नाम दे देते हैं 50%, और उसमें उन बच्चों के नाम लिख देते हैं, 3 क्लासिफिकेशन कर देते हैं। हमें आसानी हो जाती है कि भाई इस बच्चे को हमने किस तरह से लेके चलना है, इस वाले बच्चों को कैसे लेके चलना है और इस वाले बच्चे को कैसे लेके चलना है। तो ये हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद उसको कोड्स या हम कह सकते हैं कि हम उसको नेम असाइन करते हैं, ताकि आसानी से उसको जो है वो पहचान सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि भाई कौन सा ग्रुप का जो डाटा है वो किस नौइयत का डाटा आ जाता है। ठीक है, अब ये जो कोड्स हैं या जो नेम्स हैं ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंपल अल्फाबेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और मेरे हाथ में मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि न्यूमेरिक कौन सी फॉर्म होती है और अल्फाबेट्स कौन सी फॉर्म होती है और अल्फान्यूमेरिक कौन सी फॉर्म होती है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम आसानी से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकें और उसको पहचान भी कर सकें कि कौन सा डाटा हमारा किस नाम से पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट अब आ जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम आसानी से अपने डाटा को जल्दी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास में जैसे 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 स्टूडेंट्स में अगर हमें जरूरत पड़ जाए, मैं कहती हूँ भाई डिनिश का क्या रहता है, तो फौरन मैं अपने को 3 ग्रुप्स में जाऊंगी, 70% में, 90% में, 50% में, फौरन मुझे नजर आ जाएगा डिनिश का नाम भाई वो तो 70% में, तो मैं फौरन आपको उसकी डिटेल बता सकती हूँ कि ये स्टूडेंट 70% में क्यों है और इसका नाम 70% हमने किस वजह से रखा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे अगर इसकी सेकंड एग्जांपल ये आ सकती है कि अगर हमारे पास डाटा की कोई भी फॉर्म हो सकती है ना, टेक्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, ऑडियो भी, इमेज में भी, वीडियो फॉर्म भी हो सकती है, तो हम क्या करते हैं अक्सर अपने मोबाइल के अंदर अपने डाटा को कैसे रखते हैं, फोल्डर्स बना के रखते हैं। फोल्डर्स बना के वीडियोस जितनी भी वो सारी किसमें होती हैं, वीडियोस में। इमेजेस जो होती हैं वो किसमें होती हैं, सिंपल कैमरा के अंदर। अगर व्हाट्सएप इमेजेस आई हो तो वो व्हाट्सएप के फोल्डर में होती हैं। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन का सबसे आसान तरीका होता है कि हम आसानी से अगर हमें इमेज ओपन करनी हो तो हम इमेज वाले फोल्डर में जाके फौरन उसको ऑन कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन में फर्स्ट हमारी कौन सी फॉर्म हमने डिस्कस की, क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम आसानी से अपने डाटा को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नाम असाइन करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं कैलकुलेशन पे।
अब कैलकुलेशन से क्या मुराद है, इस तरह ये जो मैनिपुलेशन है हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग की, डाटा मैनिपुलेशन हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन सेकंड में। तो कैलकुलेशन का क्या फायदा होता है कि मैनिपुलेशन में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो डाटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग जो है वो फार्मूलाज भी लगा सकते हैं, फंक्शंस भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूलाज या फंक्शंस, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, दो कैलकुलेशंस होती है ना हमारे पास, अरिथमेटिक होती हैं और दूसरी कौन सी होती है, लॉजिकल। तो अरिथमेटिक में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। और लॉजिकल में हम क्या करते हैं, या ग्रेटर लेसर देन की बात करते हैं, या लॉजिकल ऑपरेशंस अपने अप्लाई करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी चीज बेटर है और किस तरह से बेटर है। तो कैलकुलेशंस में क्या होता है कि हम अपने डाटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जिसमें बाकायदा अपने ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस ले सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म आ जाती है कैलकुलेशन की। फिर हम आगे चले तो हमारे पास आ जाता है सॉर्टिंग। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्लासिफिकेशन और कैलकुलेशन। थर्ड में हम आ जाते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से मुराद क्या होता है, तरतीब देना। आम लफ्जों में इसको हम कहते हैं तरतीब देना, कि हमने डाटा को पहले कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमने उसको क्लासिफिकेशन अप्लाई की, उसको दर्जाबंदी में डिवाइड किया, फिर हमने उसके ऊपर क्या की, कैलकुलेशंस की। अब कैलकुलेशंस करने के बाद उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद हम उसको क्या करने जा रहे हैं, सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। तो सॉर्टिंग से मुराद हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें डाटा को बकायदा एक पर्टिकुलर एक खास सीक्वेंस के साथ उसको तरतीब देते हैं, ताकि जब हमें उसको ढूंढना पड़े तो हम आसानी से ढूंढ सके। तो सॉर्टेड डाटा को ढूंढना या उसको पहचान करना या उस तक पहुंचना बहुत आसान होता है अगर हम सॉर्ट कर लें डाटा को। डाटा को सॉर्टिंग करने की दो हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसे हम किसी स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, जैसे 1 to 10, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, A to Z। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, 10 to 1, Z to A, यानी ये स्मॉलर से ग्रेटर और ये ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाता है। तो दो तरह की हम इसको तरतीब देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर देना, डिसेंडिंग ऑर्डर देना। तो ये आपके पास सॉर्टिंग आ जाती है और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम आसानी से अपने डाटा को कलेक्ट, जैसे अगर सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे डाटाबेस के अंदर अगर मेरे पास 1000+ एंट्रीज हैं और मुझे उन एंट्रीज में से सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री चेक करनी है, ए वाली, तो मैं फौरन किस पे जाऊंगी, ए पे जाऊंगी और ए से रेलेवेंट सारी की सारी एंट्रीज अपनी आसानी से चेक कर सकती हूँ, बजाय ये कि पूरे 1000+ डाटा को बारी बारी चेक करूँ, मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं अपने रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं क्या करूंगी कि मैं असेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगी और सॉर्टिंग में जाके मैं ए वाले अल्फाबेट्स को टॉप पे ले आऊंगी और आसानी से अपने डाटा तक आसानी से पहुंच सकती हूँ। तो ये हमारी क्या थी, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद अब हम आगे चलते हैं, वो हमारा पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग से मुराद, समराइज आम लफ्जों में कहते हैं जिसको मुख्तसर करना। जैसे मैं इतनी लंबी अगर आपकी बात कर रही हूँ तो इतनी लंबी बात को मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स में बयान करूँ तो वो क्या होगा, वो हमारे पास समराइजिंग करना कहलाता है। कि आप लोगों ने डाटा को कैप्चर किया, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमने एज अ इनपुट के तौर पर डाटा को कैप्चर किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग में हमने क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन करने के बाद उसके ऊपर कैलकुलेशंस अप्लाई की, कैलकुलेशंस अप्लाई करने के बाद हमने फिर उसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद हम समराइज कर रहे हैं। समराइज करने से मुराद, इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या, कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में। उसका क्या फायदा होता है कि आप पूरे डाटा को नहीं देखते। जैसे आपको पहले भी एक दफा ये एग्जांपल दी हुई है कि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर देखते हैं ना, क्रिकेट मैच देखते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे आप लोग उसके शौकीन होते हो, तो क्रिकेट मैच में अक्सर वो खेलते खेलते कुछ रन या कुछ ओवर्स के बाद एक ग्राफिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं जिसमें एक चार्ट बना होता है और चार्ट में वो एवरेज बता रहे होते हैं कि भाई इतने ओवर्स में इतने % ऊपर गए थे और इतने ओवर में ये इतने % नीचे आ गए। तो हम फौरन जज कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो मैच की रिपोर्ट जा रही है वो जीतने की तरफ जा रही है या हारने की तरफ जा रही है। तो फौरन हम पॉइंट देते हैं ना कि लो भाई अपनी मैच जीतने लगे, लो भाई मैच हमारा ही है। ऐसे ही है ना कि बकायदा पूरा उसका चार्ट देखने की बजाय हम देखते हैं कि कितने % परफॉर्मेंस उसकी ऊपर जा रही है, कितने % नीचे जा रही है। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ये दे सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों का हम रिजल्ट कंपाइल करते हैं, तो रिजल्ट कंपाइल करने के बाद हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन होता है आपका रिजल्ट क्या है,
जैसे अभी आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया या आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया, तो सब आपसे क्या पूछते हैं, कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज रिजल्ट आया। हम ये नहीं पूछते कि आपके सामने आपके कितने रिजल्ट मार्क्स आए, आपकी केमिस्ट्री में कितने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, आपके कितने मार्क्स आए, तो हम फौरन बताते हैं हमारे तो 920 मार्क्स आए, हमारी तो 80% रिजल्ट है। फिर हम थर्ड पे जाकर डिटेल बताते हैं, भाई हमारा केमिस्ट्री में ये रिजल्ट था, हमारा फिजिक्स में ये रिजल्ट था, हमारा कंप्यूटर में ये रिजल्ट था। तो ये क्या है कि हम उस पूरे रिजल्ट को कंसाइज करके बता देते हैं। बेशक कि आप देखें कि आपके हर सब्जेक्ट का रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, जब तक वो सारे सब्जेक्ट नहीं ऐड होंगे तब तक हम अपने ऑब्टेन मार्क्स नहीं बता सकते, टोटल मार्क्स नहीं बता सकते। लेकिन कंसाइज फॉर्म क्या होती है कि हम उसमें समराइज करके बता देते हैं कि भाई हमारे 920 मार्क्स थे और 80% रिजल्ट आया था। तो इसको हम कहते हैं समराइजेशन, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में बता देते हैं और बकायदा इसको ये पास एक्टिविटी भी हम शो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बता दिया, आपका रिजल्ट, किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया, मैथ्स की समरी होगी, या जैसे आपकी बुक में एक बैंक की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे अगर मेरा अकाउंट किसी बैंक में है और मैं अपने बैंक की डिटेल्स देना चाहती हूँ, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मे बी अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, डेली बेस पे अपनी ट्रांजैक्शंस करता है, इधर अमाउंट सबमिट करवाता है, इधर अमाउंट निकलवाता है। लेकिन हम जब उसकी मंथ की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो हमें वो मंथ की टोटल करके बताते हैं, ये नहीं बताते कि भाई आपने फलां दिन पे इतनी जमा करवाई थी और इतनी निकलवाई थी, इस दिन पे आपने इतनी निकलवाई थी, इतनी जमा करवाई थी। वो कलेक्ट करके बताते हैं कि आपने इस मंथ के अंदर इतनी टोटल अमाउंट जो है वो सबमिट करवाई थी और इतनी आपने अपनी पेमेंट जो है वो निकलवाई थी। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाती है, ये समराइजिंग फॉर्म आ जाती है, जिसमें हम अपने रिजल्ट को, अपने डाटा को कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, टू द पॉइंट पे वो जाके बस बताते हैं और अपनी बात को एक्सप्लेन कर छोड़ते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्टिविटी थी वो किसकी थी, डाटा मैनिपुलेशन की। पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी डाटा कैप्चरिंग की, अब हमारे पास थी वो हमारे डाटा मैनिपुलेशन की। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे और वो हमारे पास क्या है, मैनेजिंग आउटपुट। मैनेजिंग आउटपुट को इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ से रश कम हो जाए। आप लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर आप कोई चीज आपको क्लियर नहीं होती तो आप लोग वीडियो को दोबारा से सुन भी सकते हैं। जहां से पॉइंट क्लियर ना हो तो बच्चों आप लोग उसको दोबारा से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे और वो क्या हमारे पास, मैनेजिंग आउटपुट। डाटा कैप्चरिंग में याद है क्या किया था, वो आप लोग पीछे से सुन सकते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। डाटा मैनिपुलेशन में हमने 4 स्टेप्स किए, कौन कौन से, क्लासिफाई किया, कैलकुलेशन किया, सॉर्टिंग किया और समराइजिंग किया, 4 स्टेप। अब हम आ जाते हैं मैनेजिंग आउटपुट में। इसमें भी हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, जिसमें एक स्टेप हमारा जो है वो कहलाता है स्टोरेज एंड रिट्राइवल, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है जिसको हमने डिस्कस करना है, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। मैनेजिंग आउटपुट में यानी हमने अपना डाटा को कैप्चर किया, कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की, प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद हमने आउटपुट ली है। अब आउटपुट को कैसे मैनेज करते हैं और कहां पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस स्टेप में हमने इसको डिस्कस करना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, आउटपुट मिल गया, आउटपुट को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ताकि जब कभी भी जरूरत पड़े हमें अपने डाटा की तो हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले तो हमारा जो हमने आउटपुट ली डाटा मैनिपुलेशन के बाद जो हमें आउटपुट मिल रही है हम उसको स्टोर करेंगे ताकि हमारे पास परमानेंट स्टोर रह सके। और इसके लिए हम लोग आपको पता है क्या करते हैं, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे आम इस्तेमाल होने वाली हमारी हार्ड डिस्क है। आगे आता है रिट्रीवल। रिट्रीवल से मुराद क्या होता है कि जब कभी भी नेक्स्ट हमें डाटा मैनिपुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी इस डाटा की, इस आउटपुट की, तो हमने जहां पे इसको स्टोर किया होगा वहां से हम इसको फेच कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव का मतलब क्या होता है, फेच करना, लेके आना। रिट्राइव कहां से, जहां पे वो मौजूद था, पड़ा हुआ था, वहां से उसको रिट्राइव करना। तो ये हमारे पास इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने डाटा को स्टोर करना ताकि फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और रिट्राइव का मतलब क्या होता है, एक्सेस करना या फेच करना स्टोर डाटा को। रिट्राइवल कहलाता है कि जिधर पड़ा हुआ था
वहां से उसको लेके आना ताकि हम उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो रिट्राइव डाटा का पर्पस, रिट्राइव डाटा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास, जैसे कि आपकी रिपोर्ट्स की फॉर्म में हो गया, ग्राफ की फॉर्म में हो गया, चार्ट की फॉर्म में हो गया, टेबल की फॉर्म में हो गया, या जिस तरह से आपने अपने डाटा को स्टोर किया हुआ था वैसे वहां से आप उसको उठा के दोबारा से ओपन कर सकते हैं। रिट्राइव का मतलब क्या होता है, जो डाटा हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है, जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो जहां पे स्टोर किया था वहां से जब हम उसको लेके आते हैं दोबारा ओपन करते हैं, वो हमारा रिट्राइव कहलाता है। क्लियर? फिर उसके बाद होता है इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह डाटा कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था ना नेटवर्किंग के अंदर, उसका क्या फायदा होता है कि जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है हम उसको एक के साथ दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग तक भी आसानी से उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ये कम्युनिकेशन आ जाती है। एंड रिप्रोडक्शन आ जाती है। रिप्रोडक्शन से मुराद कि आपका जो प्रोसेस है एक ऐसा तरीकाकार जिसकी मदद से हम अपने डाटा को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, या कॉपी करते हैं ताकि मुख्तलिफ लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सके या हम अपने टाइम का चैलेंज हो जाए। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना, एक ही किस्म के डाटा को हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बार बार इस्तेमाल करने की बजाय हम दोबारा बनाएंगे उसको नहीं, हम क्या करते हैं उसी डाटा की कॉपी उठाते हैं, उसको डुप्लीकेट करते हैं और फर्दर अपने प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है, कॉपी करना, डाटा को डुप्लीकेट करना, ये हमारी क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो रिप्रोडक्शन डिफरेंट लोकेशंस में इस्तेमाल हो सकती है। हमारी इसमें रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बेनिफिट एक ही हो सकता है कि हमारी बहुत ज्यादा एफर्ट बढ़ सकती है, हमारी आप कह सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो हम अपने डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले भी इस चीजों के बारे में टर्म्स के बारे में पता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफी बेहतर रहा होगा। जहाँ पे ना समझ आए आप लोगों ने जरूर करना है, और आज का जो काम है वो आपका ये काम है कि आप लोगों ने मुझे ये जो क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है और डाटा प्रोसेसिंग में कौन सी एक्टिविटीज शामिल है, आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट आप लोगों ने लिखना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको शेयर करना है। इंशाल्लाह जब हमारी जो लाइव डिस्कशन होगी लेक्चर की, उसमें हम लोग इसके बारे में जरूर सबसे बाय नेम पूछेंगे। मुझे सबके नाम याद है और सबसे बाय नेम पूछा जाएगा, और आप लोगों ने मुझे बताना है, इस असाइनमेंट को सबमिट भी करवाना है। तो आज की आपकी जो असाइनमेंट या होमवर्क आप कह सकते हैं वो क्या है, क्वेश्चन आप लोगों ने डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा, आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिक्स थी, डाटा बेसिक्स, जिसमें हमने डाटा को डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद उसमें डाटा प्रोसेसिंग में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं हमने उनको डिस्कस किया कि पहले डाटा कैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं, मैनिपुलेशन की जाती है उसकी, मैनिपुलेशन के बाद हम लोग उसको जो है वो नेक्स्ट करते हैं मैनेजिंग करते हैं, आउटपुट में हम लोग स्टोरेज करते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जितनी दफा चाहें उसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये आज का आपका जो है वो लेक्चर था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ आई होगी। रीडिंग जरूर कीजिए, जहाँ पे नहीं समझ आए उसके बारे में जरूर नोट डाउन करें कि जब हमारी लाइव डिस्कशन होती है, इंशाल्लाह लाइव क्लास में हम आते हैं, तो आप लोगों ने हर एक बच्चे का जरूरी है कि आपने वो पॉइंट अपने जरूर करने हैं। तो इसलिए आप लोग जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है उसको बाकायदा रीड करें, जहाँ से समझ नहीं आई कोशिश करें उसको दोबारा सुनें, फिर भी समझ नहीं आई तो आप उसको नोट डाउन कर लें, वहाँ पे उसको निशान लगा लें कि हमें क्या समझ नहीं आई। तो इंशाल्लाह फोरी जैसे हम लाइव क्लास में आते हैं तो आप लोगों से वो सारे पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे। चैप्टर मैं बार बार कह रही बेटा, इस दफ़ा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की इग्नोरेंस मत दें। घर पे बैठे हुए अपना डेली का काम लाजमी कीजिए और इसको याद करके लिखना है और लिख के मुझे असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करवाना है। ये ना हो कि इसमें मुझे 3-3 4-4 दफ़ा देना पड़े, ऐसा तो नहीं होना होगा ना। चलिए, मुझे आवाज़ें आ रही थोड़ी थोड़ी आप लोगों की। इंशाल्लाह मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम लोग इसमें जरूर कामयाब होंगे, बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगे, ठीक है। जोर से बोले आप, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।